अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चलते हैं जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, उससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन वही होते हैं जो ऑलरेडी जो है ना वो मैं करवा चुका होता हूँ, यानी कि थ्योरी के अंदर, चैप्टर के अंदर जो मैं कर चुका होता हूँ, करवा चुका होता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, वही क्या होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, सेम टू सेम वही चीज़ें आ जाती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। हाउ आर पहला क्वेश्चन है, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और इनकी जो है ना 5 आप खसूसियात बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं आप। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो मैंने लेक्चर 35 दिया है, लेक्चर 35 पे जाना है आपने, वहां पे जो है ना आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा इस पे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था, ठीक है, वो आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने वहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज जो है ना नहीं है बल्कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो आप उनमें से कोई सी जो है ना वो 5 प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा। ठीक हो गया। इस तरह आपका जो है ना ये पहला लॉ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये वाला जो टॉपिक है ये जो है ना थोड़ा सा हट के है, नहीं पढ़ाया बिल्कुल मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कैसे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को प्रूव किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल बोलते हैं बुनियादी। तो एटम के बुनियादी पार्टिकल कितने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रूव किया गया कि ये जो है ना एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है, तो ये हमने बताना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस नहीं किया या किसी लेक्चर में आप लोगों को बताया नहीं है, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे जरूर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ या ऑलरेडी जिस पे मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। The different properties of cathode rays proved that electrons are fundamental particles of an atom। कहते हैं कि कैथोड रेज की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज से प्रूव जो है ना वो हो गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फंडामेंटल पार्टिकल है। कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की ऐसी थी जिनसे ये वाज़े हो गया था, ये प्रूव हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल है, वो रेज नहीं है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है ना हम प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी कि जो कैथोड रेज हैं ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो है ना वो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास इसकी कैथोड रेज की, वो ये है, as the nature of cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube, which confirms that every type of substance have electrons of same masses। कहता है कि हमारे पास कैथोड रेज के अंदर, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज पैदा हुई थी, वो कैथोड रेज यानी कि जो गैस आप यूज किया है आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वहां पे आप किसी भी किस्म की गैस यूज कर लें, वहां पे इलेक्ट्रॉन जरूर जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन मींस की कैथोड रेज, वहां पे आप कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज कर लें तो वहां पे कैथोड रेज जरूर प्रोड्यूस होंगे वहां पे। ठीक है, जब कैथोड रेज जरूर प्रोड्यूस होंगी तो इसका मतलब यही है कि आप कोई सी भी गैस यूज कर लें, ठीक है ना, जब कोई सी भी गैस यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जाहिर सी बात है उसके अंदर सारे पार्टिकल जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये कंफर्म करती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जितने भी मटेरियल है हमारे पास उनमें क्या है, उनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी ये जो है ना कंफर्म करती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट मैसेज होते हैं, ठीक है, अब जिस तरह कैटाइंस होते हैं ना हमारे पास जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भारी होते हैं, कोई प्रोटॉन ज्यादा वजनी होता है, कोई कम वजनी होता है, तो वो गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज करते हैं वो उस गैस पे डिपेंड करता है प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता, कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है गैस के ऊपर। आप कोई सी भी गैस यहाँ पे यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे जरूर प्रोड्यूस होगा, कैथोड रेज जरूर प्रोड्यूस होंगे वहां पे। तो जब सारे पार्टिकल जो भी जिस किस्म का भी आप मटेरियल यूज करेंगे तो मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस जरूर होंगी। तो ये कंफर्म होता है कि एक ऐसा जो है ना वो पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जिसको बाद में नाम दिएगा, कि वो जो है ना सारे एटम्स में जो है ना वो प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा जो है ना इसको डिस्कस करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को डिस्कस करती है। आगे दूसरा पॉइंट है, एज कैथोड रेज कास्ट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हिच सजेस्ट that these are not rays but they are fast moving particles। क्या कहता है कि जब भी आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई शफाफ ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो क्या होगा कि कैथोड रेज जो है ना उसका क्या बनाती हैं, साया बनाती हैं। कास्ट द शेडो, ठीक है ना, कास्ट का मतलब बनाती है शेडो, साया, ठीक है, तो साया बनाती हैं ये। तो इस चीज से जो है ना अब क्या प्रूव होता है कि हमारे पास जो है ना ये रेज नहीं है, कैथोड रेज क्या है, ये रेज नहीं है, ये क्या है, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है, छोटे छोटे, इतने छोटे पार्टिकल जिनको हम रेज कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि ये जो है ना ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके क्या करते हैं, फॉल करते हैं और क्या बनाते हैं, साया बनाते हैं। तो इनको हमने क्या बोला कि ये पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जबकि रेज नहीं है। ठीक हो गया। तो जब हम पार्टिकल की बात करते हैं, यानी कि अगर ये पार्टिकल है तो फिर क्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल भी है जो है ना, वो पार्टिकल है एक। अब हायर लेवल पे आप लोग जाके पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं और एज अ वेव भी बिहेव करते हैं, ठीक है। डुअल जो है ना इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम चूंकि प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या प्रूव करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल ही जो है ना वो साया बनाते हैं, ठीक है। अब एक जो शुआ होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई रेज होती हैं, शुआएं होती है, वो तो साया नहीं बनाती, ठीक है। जो पार्टिकल होता है वही साया बनाता है ना। कि अगर आप एक बड़ा पार्टिकल यानी कि पत्थर ले लें, उस पत्थर को सूरज के रास्ते में खड़ा कर दें तो उस पत्थर का साया बनेगा, ठीक है। तो क्या है, एक पार्टिकल, वो बड़ा पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो वो क्या करे, उसके रास्ते में अगर कोई चीज़ रखते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उसका साया बनाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रेज नहीं है। इसके बाद तीसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्हेन जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशियो देन इट वाज कंफर्म्ड that these are particles have some charge and mass, they were given the name electron। जब उसके बाद जो है ना तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर जे थॉमसन ने जो है ना इनकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था। जाहिर सी बात है, मास उसी चीज़ का होता है जो कि एक पार्टिकल है। अब एक रेज का जो है ना मास करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप किसी भी रेज का मास नहीं कर सकते, लेकिन पार्टिकल आपके पास होगा तो मास होगा ना। तो जे थॉमसन ने ये प्रूव किया था कि ये क्या है कि पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या है, मास है और उनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जिसको उसने नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। तो इस तरह उसने चेक किया था कि ये जो पार्टिकल है इनका कितना मास है और इनके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशो। तो जे थॉमसन ने जब चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया था इनका, ठीक है, प्रूव किया था, तो उसके बाद जो है ना ये कंफर्म हो गया था कि ये रेज नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो आगे चलते हैं, द अबव पॉइंट्स, यानी कि जो 3 पॉइंट्स हैं, कंफर्म्स दैट ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या शो करते हैं कि जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, hence the electrons are fundamental particle of atom। चूंकि जितने भी मटेरियल हैं उनके जो एटम है उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स की, ठीक हो गया। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। इस तरह ये आपका जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बुक के अंदर ये जो है ना डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ है, तो इसको मैंने जो है ना एक कंबाइन फॉर्म में लिख के आप लोगों के सामने पेश किया है। तो ये जो है ना इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर पेपर में आता है तो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड एक्सप्लेन हाउ कैनॉल रेज वर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि आप एक लेबल डायग्राम बनाएं, ठीक है, और उसमें जो है ना प्रोटॉन की जो प्रेजेंस है कि प्रोटॉन किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दिखाएं आप, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप बताएं कि ये जो कैनाल रेज हैं ये किस तरह प्रोड्यूस हुई थी।
तो इसके लिए ये भी लेक्चर मैंने दिया हुआ है। अगर आप लेक्चर 36 जाके देखेंगे, लेक्चर 36 सर्च करेंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कैनाल रेज के ऊपर। तो सबसे पहले उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सबसे पहले जो है ना वो एक जो मैंने वहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, वो डायग्राम आप स्टार्ट में बना लें या एंड पे बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप डायग्राम बना लें और डायग्राम के बाद जो है ना वो कैनाल रेज को एक्सप्लेन कर दें कि कैनाल रेज किस तरह प्रोड्यूस हुई थी। प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का उसने नहीं पूछा, कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ का। उसने जस्ट पूछा है कि कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं और जो है ना वो प्रोटॉन की प्रेजेंस जो है ना वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर शो करवाएं, लेबल डायग्राम बना, एक डायग्राम बना के। तो इस तरह जो है ना आपने डायग्राम बना देनी है, उस डायग्राम को लेबल कर देना है कि यहाँ पे प्रोटॉन इस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लेबल कर देनी है डायग्राम के अंदर। और उसके बाद जो है ना आपने कैनाल रेज किस तरह प्रोड्यूस हुई हैं ये आप लोगों ने बता देना है। तो इस तरह जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। यानी कि हमारे पास जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने कैसे प्रूव किया कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एटम के सेंटर में लाई करता है, यानी कि एटम के बिल्कुल सेंटर में उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये रदरफोर्ड ने कैसे जो है ना वो डिस्कवर किया था। तो इसका जो है ना रदरफोर्ड ने एक जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गोल्ड फॉइल वाला, ठीक है। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट आपने करना है। तो ये जो है ना ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो आपने लेक्चर देखना है 39 लेक्चर में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो उसके अंदर आपने इसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर में आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है, वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसकी एक दो ऑब्जर्वेशन हैं या दो तीन ऑब्जर्वेशन हैं, वो आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। और उसके बाद एंड पे आपने कंक्लूजन बताना है, और कंक्लूजन में ये प्रूव हो जाएगा कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो किसके है, एटम के बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो प्रेजेंट है, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, explain its meaning and calculate the angular momentum of third orbit n is equal to 3। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कहते हैं कि बोहर का एक पोस्टुलेट ये भी था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। वो उनका जो एक लेवल है वो एक फिक्स लेवल है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, फिक्स लेवल है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, इसकी जो मीनिंग है, इसका मतलब है, उसको एक्सप्लेन करें और बताएं आपके एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। और ये जो है ना थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम n इज इक्वल टू 3, ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसका आप ना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखते हैं, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन दैट एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है। और वो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। इट मीन्स दैट डिफरेंट एनर्जी लेवल शेल और प्रेजेंट इन एन एटम। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ शेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। फर्ज करें के शेल है, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी फिक्स है। उसके बाद एल शेल है, एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, ठीक है। एल शेल के अंदर sp ऑर्बिटल है, ठीक है, सब शेल है जिन्हें हम सब शेल बोलते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है। एस के अंदर अपनी एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी होगी, और पी के अंदर अपनी एनर्जी फिक्स होगी। उसके बाद हमारे पास एम शेल है, एम एनर्जी लेवल है, उसके अंदर तीन सब शेल है, एस पी और डी। तो एस इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, पी इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, और डी इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक हो गया। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल शेल्स देन इट डजंट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में रहते हैं, यानी कि अपने अपने घरों में रहते हैं, तो वो एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा कि द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एन अदर एनर्जी लेवल।
तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल, अपने लेवल से जंप करके किसी दूसरे लेवल में जाएगा, यानी कि अपने घर से निकल के किसी और के घर में जाएगा, यानी कि तो उसके बाद जो है ना उसकी एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। कब होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो उसको जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर से देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोअर ऑर्बिट से निकल के अपने हायर वाले ऑर्बिट में, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा। सिमिलरली when an electron jumps from higher orbit to lower orbit then it release energy। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, दोबारा लोअर ऑर्बिट में आएगा जहाँ पे पहले था, तो उस वक्त जो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। हम पहले एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से ऊपर ऑर्बिट में जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दोबारा जब अपने लोअर ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो इस वक्त एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ये देखते हैं। एज वी नो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट कैन बी फाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। ये बेसिकली बोहर का फार्मूला है, ठीक है ना, बोहर का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने वाला फार्मूला है। तो ये जो है ना फार्मूला क्या है कि एम वी आर बेसिकली क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, वेयर एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 विल बी, यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू आप 3 पुट कर दें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 3h ओवर 2 पाई। आपके पास h की वैल्यू भी है और पाई की वैल्यू भी है। h क्या है? 6.63 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकेंड, और हमारे पास पाई जो है वो 22/7 यानी कि 3.1428 के इक्वल होता है। जब आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आपके पास थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन जस्ट हम यहाँ तक करेंगे क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है और यहाँ तक भी इसका आंसर क्या है? ठीक है। अगर आप मजीद इसको जो है ना वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो बेशक इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन इस तरह क्लियर हो गए हैं। इस तरह इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में आगे 6 से 10 क्वेश्चन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसी के साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।